नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कौन सा चैप्टर चल रहा था? संविधान की प्रस्तावना। बिल्कुल, संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था और हमने आपको ये भी बताया था कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, समझ लीजिए वहाँ एक क्वेश्चन फिक्स है प्रस्तावना से। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो बताइए, पहला क्वेश्चन आप लोग हमें बताइए कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। कितना नया शब्द जोड़ा गया? 3 नया शब्द। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और हम आपको बताए थे कि प्रस्तावना को जो है ना आपको क्रम के अनुसार याद रखना है। उसके बारे में हमने आपको ट्रिक भी बताया था। कौन सा ट्रिक बताया था? SSPLG, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए इस तरह आपको याद रखना है। उसके बाद बताए थे हमने आपको, क्या विभिन्न विद्वानों ने जो है ना प्रस्तावना को लेके अपना अपना मत प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसमें से हमने आपको ये भी बताया था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह बात किसने कहा था? यह बिल्कुल सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी के द्वारा यह बात कहा गया था। और उसके बाद आप हमको और एक बात बताइए कि प्रस्तावना के बारे में किसने कहा था कि यह लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? किसने कहा था? बिल्कुल के एम मुंशी, जिनका कि पूरा नाम है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, तो चलिए आज 2-4 चीज है बता देते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला चीज आइए आज थोड़ा सा देख लीजिए इसी चैप्टर में, लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र के बारे में देखिए। लोकतंत्र देखिए, जिस तरह हमने आपको बताया था कि जो है ना ब्रिटेन, जिसको कि अंग्रेज कहा जाता है, इसको 3-4-5 नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रिटेन हो गया, ब्रिटिश हो गया, अंग्रेज हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, इसी को कहा जाता है। उसी प्रकार लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र, जनतंत्र। बिल्कुल, प्रजातंत्र और जनतंत्र कहा जाता है। ठीक है, इस बात को समझना है। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, CRACY, इसी तरह होता है। तो देखिए प्रजातंत्र, लोकतंत्र या फिर जनतंत्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। देखो डेमोक्रेसी जो है ना 2 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्द से मिलकर बना है। तो देखिए पहला शब्द है इसमें डेमोस है। क्या है? डेमोस, हिंदी में लिख देते हैं डेमोस। और दूसरा शब्द है क्रेसिया। क्या है? क्रेसिया। ठीक है, देखिए दोनों का अर्थ समझना है। इसमें डेमोस का आपको अर्थ होता है लोक। क्या अर्थ होता है? लोक इसका अर्थ होता है। वहीं अगर जी बात कहा जाएगा, क्रेसिया का अर्थ जो है ना शासन होता है। क्या होता है? शासन होता है। इस बात को समझना है, जानते हैं, इसीलिए इसको हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोक्रेसी, जिसको कि लोकतंत्र कहा जाता है, कितने शब्दों से मिला है? मिलकर बना है। और वो कौन कौन से शब्द है, ये बात पूछा गया है। तो आपको लिखना है डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर डेमोक्रेसी बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। अब ये आपको समझना है कि लोकतंत्र कहते किसे हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों को समझना है। तो पहला आइए आप लोकतंत्र कहते किसे हैं इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए वैसा लोकतंत्र, वैसा शासन प्रणाली जिसमें आम जनता भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? आम जनता भाग लेते हैं। और जानते हैं जिसमें अंतिम शक्ति जो है ना, आपको अंतिम शक्ति का स्रोत जो है ना आम जनता को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? आम जनता को माना जाता है। उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आम जनता का जो है अंतिम जो है ना शक्ति का जो है ना आपको स्रोत जो है ना आम जनता को माना जाता है। वैसा शासन प्रणाली जिसमें अंतिम शक्ति का स्रोत जो है आम जनता होता है। कौन होता है? आम जनता होता है। यानी प्रमुख कौन हो गया? आम जनता हो गया। कौन हो गया?
आम जनता हो गया, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। अब आइए, लोकतंत्र कितने प्रकार के, हमने आपको क्या बताया? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आ जाइए, कौन? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, आपको और एक बात यहाँ से याद रखना है। देखिए, एक है आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्राहम लिंकन जी। कौन है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जी, ठीक है। अब्राहम लिंकन, जानते हैं ये सबसे ज्यादा जो है ना वोट से जीतने वाले ये राष्ट्रपति थे उस टाइम के। क्या थे? सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले। इनका नाम जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड था, ठीक है। इतने वोट से ये जीते थे। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति है। कहाँ के राष्ट्रपति है? अमेरिका के राष्ट्रपति है। इन्होंने कहा था लोकतंत्र के बारे में, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र के बारे में इन्होंने यह बात कहा कि लोकतंत्र जो है ना जनता का, किसका? जनता का। जनता के लिए, किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली को चलाने वाली है। कौन है? जनता के द्वारा शासन प्रणाली। जनता के द्वारा शासन प्रणाली, जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली। यह बात किसने कहा? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। ये भी जो है ना आपको स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। किसने कहा? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रणाली है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। इस बात को, यहाँ 2 बात को आपको याद रखना। इसका स्टेटमेंट जो हमने आपको बताया, स्टेटमेंट जो हमने आपको बताया उसको याद रखना। दूसरी बात आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी कितने शब्दों से मिलकर बना। यह दोनों बात क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, तो इस चीज से आपको यहाँ से जो है ना 2 बात को याद रखना है। डेमोक्रेसिया कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्द से। पहला शब्द कौन सा है? डेमोस। डेमोस, जिसका अर्थ क्या होता है? लोक होता है। दूसरा शब्द कौन सा है? क्रेसिया, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशासन। प्रशासन या फिर शासन कह सकते हैं। वैसा शासन प्रणाली, वैसा शासन प्रणाली जिसमें क्या होता है? आम जनता, अब शक्ति का अंतिम स्रोत जो है ना आम जनता के पास होता है। किसके पास होता है? आम जनता के पास। उसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। दूसरी बात आपको यह याद रखना है लोकतंत्र के बारे में कि हमने बताया अमेरिका के राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन साहब। कौन है? अब्राहम लिंकन साहब है, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में इन्होंने इस बात को कहा कि लोकतंत्र जनता का, किसका? जनता का। जनता का, जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। जनता द्वारा शासन प्रणाली है। क्या है? जनता द्वारा शासन प्रणाली। इन दोनों बात को याद रखना है। अब हमने आपको बताया कि लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के हैं, ठीक है। इस बात को समझना। पहला कौन सा लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, वैसा शासन प्रणाली, वैसा शासन प्रणाली जिसमें कानून का निर्माण करने में जो है ना अंतिम जो है ना आपको भागीदारी आम जनता के पास है, जिसमें आम जनता मुख्य तौर पर भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? आम जनता मुक्त तौर पर आम जनता भाग लेते हैं। वैसा शासन, वैसा लोकतंत्र जिसमें जो है ना आम जनता भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? आम जनता भाग लेते हैं। आम जनता भाग लेते हैं। सिंपल से आपको याद रखना है, वैसा लोकतंत्र जिसमें कौन भाग लेते हैं? आम जनता। आम जनता भाग लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, इसका जो है ना सर्वोत्तम उदाहरण है आपको स्विट्जरलैंड का। कौन सा? स्विट्जरलैंड में जो शासन प्रणाली है वही उदाहरण है, समझे ना। स्विट्जरलैंड क्या है? स्विट्जरलैंड है। इसको जो है ना याद रखना है आपको। इसका उदाहरण जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? स्विट्जरलैंड याद रखना है, स्विट्जरलैंड याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा बात, आइए आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझते हैं। किसको समझते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों को याद रखेंगे, समझे ना। इसका उदाहरण आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं
इस बात को आपको याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी आप निश्चित तौर पर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोकतंत्र का जो है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण हमने किसका बताया? स्विट्जरलैंड जी का बताया। स्विट्जरलैंड एक देश है, उसी का हमने बताया। वहां पे जो है ना आपको आम जनता भाग लेती है। कौन लेता है? आम जनता भाग लेता है। वैसा अब देखिए दूसरा आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, वैसा शासन प्रणाली जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वैसा शासन प्रणाली जो कानून के निर्माण में कह सकते हैं, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जिस प्रकार समझिए इसको, जैसे देखिए भारत की बात करते हैं, अपनी भारत की बात करते हैं, तो आप लोग बताइए क्या प्रधानमंत्री को हम लोग चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। क्या करते हैं? नहीं चुनते हैं। उसके लिए लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद सदस्य होते हैं। हम लोग संसद सदस्य को चुनते हैं और संसद सदस्य जो है ना आपको प्रधानमंत्री को चुनने का काम करते हैं। कौन करते हैं? संसद सदस्य प्रधानमंत्री को चुनने का काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भारत किसका उदाहरण है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बिल्कुल। भारत के साथ साथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, मतलब अधिकतर देशों में जो है ना आपको अप्रत्यक्ष प्रणाली है। कैसी है? अप्रत्यक्ष प्रणाली। अप्रत्यक्ष। तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अमेरिका। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मतलब अधिकतर देश, समझे ना, 99% देश जो है ना आपको अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली के उदाहरण है। उसके बाद हमने क्या बताया? अमेरिका बताया, ठीक है, और उसके बाद क्या बताया? कनाडा बताया। इन सब को याद रखना, यही याद रखना। एग्जाम्पल बार बार हम कह रहे हैं, जब पूछा अभी तक में जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम आपको देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उठाकर, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, कांस्टेबल का हो, पीसीएस का हो, दरोगा का हो, सभी में यही क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल पूछा गया। समझे ना? क्या पूछा गया? एग्जाम्पल पूछा गया। तो बताइए भारत किसका उदाहरण है? अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली का उदाहरण है या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। वहीं आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कहा जाएगा था किसका? कौन है? बिल्कुल स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इस बात को याद रखना। देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हमने बताया, समझ लीजिए। यही जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही 4-5 क्वेश्चन में ही जो है घुमा के पूछा जाएगा, और कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ से नहीं है, क्योंकि बनता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। समझे ना? अब आइए, इस बात को याद हो गया। अब आइए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर को समाप्त हो गया, समझे ना। कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का। अधिकतर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, बाकी 1% जो हमने बताया यहाँ से पूछा जाएगा। 100% जो हमने आपको 2 क्लास में बताया, समझ लीजिए वहीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। अब आइए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या है? कौन सा चैप्टर? संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया था। अगर यह पूछा जाएगा तो किस भाग में है बताइए? भाग 1 में। बिल्कुल, भाग फर्स्ट में हमने आपको क्या बताया था? 28 राज्य और 8 यूनाइटेड स्टेट था। नहीं, 28 स्टेट और उसके बाद 8 यूटी। क्या है? 8 यूटी। समझे ना? इसी को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी कौन सा भाग देता है? भाग 1 देता है। वहीं आपको हमने बताया था कि इसका अगर जहाँ अनुच्छेद बोला जाएगा तो कौन सा अनुच्छेद? 1 से 4 तक है, ठीक है, 1 से 4 तक है। मतलब इस चैप्टर में जो चर्चा होगा ना, 1 से 4 तक के अनुच्छेद का ही चर्चा होगा। समझे ना? इसके अलावा जो होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा है इस चैप्टर में किसकी चर्चा होगी? 1 से 4। 1 से 4 तक में, 1 से 4 तक में इसकी चर्चा होगी। अब देखिए 1 से 4 तक को अनुच्छेद को समझने से पहले जो ना यहाँ पे 2-3 बात को समझिए, जो कि समझना काफी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए नए राज्यों का विभाजन या फिर नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाता है। नए राज्यों की निर्माण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नए राज्यों की निर्माण। नए राज्यों की निर्माण की बात करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझने वाली बात है। नए राज्यों का निर्माण का बात करते हैं कि नया राज्य का निर्माण जो है ना कैसे किया जाएगा, किस तरह से, कौन सा जो है ना इसमें जो है ना कानून का प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि आपको क्या होगा? नए राज्यों का
निर्माण किया जाएगा। नए राज्य के निर्माण की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। देखिए, नए राज्यों का जब निर्माण आपको करना है, क्या करना है? नए राज्यों का निर्माण। या फिर देखिए, नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाता है? जब कोई राज्य है उसका विभाजन करके नए राज्यों का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार आप जानते हैं कि बिहार का विभाजन कर किसका निर्माण किया गया है? झारखंड का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का निर्माण किया गया। ठीक है, अब ये आपको समझना है, इन सारे राज्यों का जो विभाजन करके नए राज्यों का निर्माण किया गया, यह कौन सी प्रक्रिया, क्या क्या इसमें प्रावधान है, इस बात को समझना है। तो आइए सबसे पहली बात समझते हैं, इस राज्यों का निर्माण होता कैसे है। देखिए, नए राज्यों का जो निर्माण होता है, इससे संबंधित विधेयक को तैयार करता है। देखिए, विधेयक को तैयार करना, पारित करना सब अलग बात है। आप एक एक पॉइंट को समझिएगा यहाँ पे। देखिए, नए राज्यों का निर्माण संबंधी विधेयक को तैयार करने का काम जो है ना, आपको गृह मंत्रालय का है। किसका है? गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय का। इस बात को पहले समझिए, नए राज्यों का निर्माण करने संबंधी विधेयक को तैयार करने का काम किसका है? गृह मंत्रालय का। देखिए, गृह मंत्रालय जो विधेयक को तैयार करके किसके पास? राष्ट्रपति का पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। और राष्ट्रपति इसमें बिना किसी अनुमति के, उनको जो है ना किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब बिना किसी अनुमति के जिस राज्य का विभाजन करके नए राज्यों का निर्माण करना है, उसी राज्य के विधानमंडल को भेजना है। क्या भेजना है? विधानमंडल को भेजना है। उस विधेयक को विधानमंडल में ट्रांसफर कर देना है। अब विधानमंडल के में जो है ना ट्रांसफर करने के बाद जो ना उसको उसके ऊपर विचार करने के लिए जो ना 30 दिन का समय दिया जाता है। कितना दिन का? 30 दिन का समय। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दिन के वहां पे देगा 1 महीना देगा, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं देता है ऑप्शन में, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 30 दिन, 31 दिन, 29 दिन, 28 दिन, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, विधानमंडल को चर्चा करने के लिए कितना समय दिया जाता है? 30 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि मंथ जो है 31 भी होता है, 29 भी होता है, 28 भी होता है। ठीक है, तो 30 दिन का समय दिया जाता है। जब विधानमंडल को इस पर इस पर जो विचार विमर्श करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, तो देखिए 30 दिन के बाद अगर विधानमंडल चाहे तो इस पे अनुमति दे सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। लेकिन इस विधेयक पर अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पुनः यह विधेयक जो आप राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि नए राज्यों के निर्माण को लेकर जो है ना, आपको विधानमंडल को जो है ना नगण्य अधिकार है। क्या अधिकार है? नगण्य अधिकार है। इसका मतलब ये हो गया उसको अधिकार जो है ना के बराबर है। किसके बराबर है? ना के बराबर है। इस बात को समझना है। उसके बाद विधेयक किसके पास पुनः गया? राष्ट्रपति जी के पास गए। किसके पास? राष्ट्रपति के पास गए। 30 दिन इसको समय दिए। 30 दिन में ये चाहे तो इस पे अनुमति दिए, नहीं दिए, फिर भी आपको जो है ना चले गए राष्ट्रपति के पास, क्योंकि जो है ना विधानमंडल को इस पे जो है ना नहीं के बराबर अधिकार है। उसके बाद जो है ना विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो पुनः राष्ट्रपति के पास जो है ना यह विधेयक जाने के बाद राष्ट्रपति जी जो है ना इस विधेयक को फिर भेजते हैं आपको संसद में। कहाँ भेजते हैं? संसद में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। और हमने आपको बताया है कि पार्लियामेंट का 2 अंग है। कितना है? 2 अंग है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए यह विधेयक चाहे तो पहले लोकसभा में जा सकता है, चाहे तो पहले राज्यसभा में जा सकता है, मतलब किसी भी सदन में यह पहले जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विधेयक पहले किस सदन में जाता है, तो क्या आंसर होगा? किसी भी सदन में जा सकता है। अगर यह आपको विधेयक लोकसभा के पास जाता है तो लोकसभा इसको पारित करते हैं। लोकसभा पारित करने के बाद जो है ना यह राज्यसभा में जाता है। कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको साधारण बहुमत से पारित करते हैं। किस बहुमत से? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नए राज्य के निर्माण को लेकर आपको जो है ना लोकसभा या राज्यसभा विधेयक को किस बहुमत से पारित करते हैं? क्या बोलना है? साधारण बहुमत से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए राज्यसभा इसको साधारण बहुमत से क्या किए?
पारित कर दिए। राज्यसभा को साधारण बहुमत से पारित करने के बाद यह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास गया। किसके पास? राष्ट्रपति के पास जब यह विधेयक गया तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे दिए। क्या किए? अनुमति। जैसे ही इस पर अनुमति दिए वैसे ही नए राज्यों के निर्माण समझ लीजिए हो गया, मतलब कानून बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया? कानून बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब जो है ना नए राज्यों का विभाजन, नए राज्यों का जो है ना निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो इस बात को आपने समझा? समझ गए? ठीक है। तो बताइए विधानसभा को चर्चा करने के लिए कितना समय दिया जाता है? 30 दिन का समय दिया जाता है। विधेयक को आपको तैयार कौन करते हैं? गृह मंत्रालय तैयार करते हैं। ठीक है। उसके बाद जानते हैं तैयार कर दिया, उसके बाद बताइए विधेयक को पहले किस सदन में भेजा जाता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा? किसी में आपको जा सकता है। ठीक है। अगर जहाँ लोकसभा गया तो लोकसभा इसको पारित किया, पुनः राज्यसभा के पास आया तो बताइए राज्यसभा इसको किस बहुमत से पारित करेंगे? साधारण बहुमत से पारित करेंगे। साधारण, बिल्कुल साधारण बहुमत से पारित करेंगे। साधारण बहुमत से पारित करने के बाद यह विधेयक पुनः किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति इस पर अनुमति दिए। जैसे ही कानून बनकर तैयार हो गया और नए राज्यों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गया। क्या हो गया? शुरू हो गया। अब देखिए इस बात को समझे। दूसरा बात आप ये समझिए कि भारत का जो है ना 2 संवैधानिक नाम है। कितना नाम है? 2 संवैधानिक नाम है और यह स्पष्ट करता है अनुच्छेद 1। क्या करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 1 करता है। अनुच्छेद 1 कैसे करता है इस बात को समझिए कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आप जानते होंगे कि पिछले बार कुछ 2-3 महीने पहले जो है ना आपको इंडिया और भारत के नाम को लेकर जो है ना आपको चर्चाएं चल रही थी। कहा जा रहा था कि जो भी इंडिया नाम है उसको जो है ना आपको भारत करने के लिए, यह बात चर्चाएं चल रही थी। जिस प्रकार जो है ना, लेकिन आप ये बात समझिए कि ऐसा नहीं था कि अगर जहाँ आप जैसे आपको SBI का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? तो इसका मतलब आप ये समझेंगे अगर जहाँ पहले नाम इंडिया, अगर जहाँ इंडिया से भारत चेंज कर दिया तो इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ भारत कर देना चाहिए। बताइए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों नाम का जो है ना आपको उल्लेख जो है ना संविधान में मिलता है। किसमें मिलता है? संविधान में मिलता है। आने वाले कानून में प्रावधान चेंज कर सकते हैं लेकिन जो बन चुका है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों नामों का उल्लेख आपको संविधान में है। क्या है? दोनों नामों का, एक तो इंडिया, दूसरा क्या? भारत। क्या? दूसरा कौन सा? भारत। इस बात को समझना। दूसरी बात आप इस बात को समझिए कि देखिए राज्य के निर्माण में सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास हो गया? बताइए। संसद के पास। किसके पास? पार्लियामेंट के पास। क्योंकि वही जब तक वो साधारण बहुमत से पारित नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब तक साधारण बहुमत से पारित नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आइए दूसरा अनुच्छेद की बात करते हैं। दूसरा अनुच्छेद में हमने बताया था कि आपको जो है ना नए राज्यों को भारत में मिला। देखिए जिस प्रकार आप समझते होंगे पहले सिक्किम जो है ना भारत का राज्य नहीं था। इस बात को जानते हैं? तो न भारत को जो है ना सिक्किम को जो है ना भारत में जो है ना आपको अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 1 में जो है ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। समझे? इसका मतलब ये हो गया। दूसरा आपको अनुच्छेद ये कहता है, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत में जो है ना नए राज्यों का क्या होगा? विलय कर दिया जाएगा। क्या होगा? नए राज्यों का विलय संबंधी प्रावधान है। वहीं तीसरा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत की संसद किसी राज्य का विभाजन करके जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार अभी हमने क्या बताया, नए राज्यों का निर्माण की प्रक्रिया हमने आपको बताया। ठीक है। इस बात को याद रखना और इस बात को देखिए इसी का अनुसरण करते हुए जो है नए राज्यों का निर्माण संबंधी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जो है ना आपको बिहार का विभाजन करके जो है ना आपको किसका निर्माण किया गया? किसका? झारखंड का। इससे पहले आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा। देखिए बिहार, उसके बाद देखिए बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों मिलाकर क्या हुआ करता था?
बंगाल हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था। उसके बाद देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन पूछा गया पश्चिम बंगाल से जो है ना बिहार अलग हुआ। कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। 1912 में कब? 1912 में कब? 22 मार्च 1912। इसीलिए जो है ना 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। देखिए 22 मार्च भी देता है, ठीक है, 22 अप्रैल भी देता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया था। और जानते हैं 2024 में 22 मार्च 2024 में जो है ना बिहार का जो है ना 112वां वर्षगांठ मनाया गया। इस बात को समझेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछे की संभावना है। तो बताइए 2024 में 22 मार्च 2024 में बिहार ने कौन सा वर्षगांठ मनाया है? 112वां। क्योंकि 1912 में जो है ना आपको बंगाल से बिहार अलग हुआ और 2024 में 112 वर्ष पूर्ण जा रहा है। उसके बाद आइए आप ओडिशा की बात करते हैं। जानते हैं उसके बाद जानते हैं बिहार अलग हो चुका था। उसके बाद उस टाइम ओडिशा और बिहार एक हुआ करता था। 1912 में बिहार और ओडिशा एक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बिहार और उड़ीसा एक हुआ करता था। उसके बाद जानते हैं ओडिशा अलग हुआ। ओडिशा अलग हुआ कब हुआ? ओडिशा 1 अप्रैल, इसको डेट को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का जो है ना उड़ीसा दिवस जो है ना आपको 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। इस डेट को भी याद रखना है, इस डेट को याद रखना है। तो इन सभी का अनुसरण कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 3 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 3 करता है। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। अब जानते हैं अब उस टाइम बच गया बिहार और झारखंड बच गया था। क्या बच गया था? बिहार और झारखंड। झारखंड बच गया था। वहीं झारखंड अलग हुआ है आपको 15 नवंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया डेट के अनुसार, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ। ठीक है, इस बात को याद रखना है। देखिए 2000 ईस्वी को जो है 3 स्टेट अलग हुआ है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर को। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद जानते हैं आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कौन अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 9 नवंबर। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, 2000 ईस्वी को। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया, तीनों को आप याद रखें। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग जो है ना आपको तेलंगाना हुआ है। कौन हुआ है? तेलंगाना हुआ है। तेलंगाना आपको 2 जून याद रखना है। कब याद रखना है? 2 जून 2014 को अलग हुआ है। इस बात को, इन चारों पांचों को याद रखना है। डेट के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया किससे अलग हुआ और कब कब अलग हुआ है। समझे ना, किससे अलग हुआ और कब कब अलग हुआ, इस डेट को आपको याद रखना है। तो बताइए इन सारे राज्यों का जो निर्माण हुआ, राज्यों का विभाजन करके जो है ना नए राज्यों का निर्माण जो किया गया, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद देखिए मैसूर का नाम जो है ना बदलकर कर्नाटक रखा गया। देखिए हमने आपको अनुसूची 2 में क्या कहा? नए राज्यों का प्रवेश होगा। अगर जहाँ भारत से के अलावा किसी देश का राज्य अगर जहाँ भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलेंगे। और इसके नाम में परिवर्तन करना है, इसके सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये सभी प्रक्रिया अनुच्छेद 2 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 2 के तहत होता है। जिस प्रकार आपको याद रखना है कि पहले कर्नाटक का नाम हुआ करता था मैसूर। क्या हुआ करता था? मैसूर हुआ करता था। कर्नाटक का नाम मैसूर जो है ना किस अनुच्छेद के तहत किया गया? बदलकर अनुच्छेद 2 के तहत। इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद देखिए हमने क्या बताया, नए राज्यों का प्रवेश करना या फिर 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य करना, 2 यूटी को मिलाकर एक यूटी करना, ये सभी प्रावधान अनुच्छेद 2 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश करना है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा देश का अगर जहाँ जो भूमि है उसको भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत। अगर एक राज्य का विभाजन कर नए राज्यों का निर्माण करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा और अनुच्छेद 2 का एग्जाम्पल हम देते हैं। जिस तरह नाम का परिवर्तन किया गया, कर्नाटक का पहले नाम क्या हुआ करता था? मैसूर। मैसूर से नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। अब देखिए और एक बात को समझिए, आप जानते होंगे जिस तरह देखिए दादर नगर हवेली
एवं दमन द्वीप। दादर नगर हवेली एक अलग यूटी हुआ करता था। 2019 में जो है ना आपको 2 यूटी बनाया गया, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को बनाया गया। लेकिन जो है ना पुनः इस पर जो है ना विधेयक लाकर के जो है ना दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक यूटी मिलाकर एक यूटी बना दिया। कितना? जो एक बना दिया गया। दोनों को मिलाकर पहले 7 था, 2 बनाया तो 9 हो गया, फिर दोनों को मिलाकर एक बना दिया। मतलब ये हो गया दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों एक यूटी हो गया। कितना हो गया? एक यूटी हो गया। इस प्रकार से जो है ना आपको 8 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आपको समझना होगा एक और था, आपको डेट याद रखना है 31 अक्टूबर 2019। क्या याद रखना है? 31 अक्टूबर 2019 याद रखना। पहले हुआ करता था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूटी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना विधेयक ला करके जो है ना जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। क्या कर दिया गया? विभाजन किया गया और जो है ना आपको लद्दाख यूटी का निर्माण कर लिया गया, यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? किसके तहत? 3 के तहत। निर्माण की बात कहा जाएगा तो 3, अगर जहाँ विलय की बात कहा जाएगा तो 2 याद रखना है। ठीक है, इस सब बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, डेट जो हमने आपको बताया उसको याद रखना है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 तक क्या हो गया? क्लियर हो गया ना? अब आइए और 2-3 चीज को समझते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं हम आपको किसका? देसी रियासत का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? देसी रियासत। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया देसी रियासतों का एकीकरण। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, देसी रियासतों का एकीकरण। क्या? एकीकरण, ये टॉपिक का नाम हुआ। ठीक है, एकीकरण यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, समझे ना? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। आप यहाँ से आपको याद रखने की आवश्यकता ये है कि आज़ादी के समय, किसके समय? आज़ादी के समय, यानी 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं हम। आज़ादी के समय जो ना भारत में 542 कितना? 542 आपको रियासतें हुआ करता था। कितना? इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कुल कितने रियासत थे? 542 रियासत थे। इसमें से आपको याद रखना, देखिए 542 में इसमें सबसे बड़ा था आपको कौन? हैदराबाद। सबसे बड़ा अगर जहाँ कहा जाएगा तो हैदराबाद रियासत था। कौन सा बात था? हैदराबाद था। वही अगर जहाँ सबसे छोटा का बात कहा जाएगा तो बिलवारी। क्या? बिलवारी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना? सबसे छोटा देसी रियासत कौन सा है? क्या बोलना है? बिलवारी। और जहाँ सबसे बड़ा बोला जाएगा तो हैदराबाद बोलना है। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए। देसी रियासतों का जो है ना आपको देसी रियासतों का भारत में जो है ना मिलाने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? मिलाने के उद्देश्य से जो है ना सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। इसको याद रखना है, समझे ना? ये सब क्वेश्चन पूछा गया सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, याद रखना है, समझे ना? किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल जी के नेतृत्व में जो है ना आपको देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? देसी रियासत मंत्रालय का क्या कर दिया गया? गठन किया गया। इस बात को याद रखना। तो बताइए किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल जी के नेतृत्व में जो है ना आपको देसी रियासत मंत्रालय का क्या कर दिया गया? गठन किया गया। इस बात को आपको याद रखना। और इसके सहयोगी हुआ करते थे। इसके 2 सहयोगी थे। कितने सहयोगी थे? 2। पहला आपको याद रखना है बीपी मंडल। क्या याद रखना है? बीपी मेनन है, सॉरी, हाँ, बीपी मेनन याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है कौन? बिल्कुल, माउंटबेटन। ये वही माउंटबेटन है जो आज़ादी के समय जो है ना भारत के आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन? बिल्कुल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। वही अगर जहाँ कहा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो क्या बोलना है?
सी राजगोपालाचारी, क्या बोलना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिसको कहा जाता है। तो देखिए हमने क्या बताया, देसी रियासतों का एकीकरण के बारे में हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 का आज़ादी के समय भारत में देसी रियासतों का विलय करने को लेकर कहा गया। किसको कहा गया? और उस टाइम जो आज़ादी के समय टोटल कितने देसी रियासत थे? 542 देसी रियासत थे। इसमें सबसे बड़ा देसी रियासत कौन सा था? सबसे छोटा कौन था? बिलवारी था। ठीक है, अब बताइए, हमने आपको ये भी बताया अगर आपको देसी रियासत को भारत में अगर जहाँ इसका विलय करना है तो किसके नेतृत्व में जो है ना आपको, किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल जी के नेतृत्व में जो है आपको देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। और देसी रियासत मंत्रालय का गठन जो आपको सरदार पटेल जी के नेतृत्व में किया गया, इसके दो सहयोगी थे। कितने सहयोगी थे? पहला कौन थे? बीपी मेनन थे। दूसरा कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन था। अब देखिए इसके समय जो है ना आपको टोटल जो है ना 542 में 539 याद रखना है। कितना? 539 को जो है ना आपको जो है ना भारत में मिला लिया गया। कितने को मिला लिया गया? 539 को। कितना? 539 को। इस बात को याद रखना है। कितना को मिला लिया गया? 539 को। उसके बाद देखिए इन्होंने एक तरह से क्या किया, भारत के राजनीतिक और भौगोलिक को एक सूत्र में बांधने का काम किया। क्या किया? एक सूत्र में बांधने का काम किया। भारत के भौगोलिक और आपको राजनीतिक को एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया? सरदार पटेल जी ने कहा। सरदार पटेल जी ने किया। इसीलिए जो इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर को। कब होता है? 31 अक्टूबर को। इसीलिए 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाते हैं? पटेल दिवस नहीं, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इसके जन्म दिवस को लेकर जो है ना 31 अक्टूबर को जो है ना राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। किस तौर पर मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोल रहा है? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को याद रखना है। तो बताइए आपको जो है किसके नेतृत्व में जो है देसी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार पटेल भाई के नेतृत्व में किया गया था। इसके कितने सहयोगी थे? दो सहयोगी थे। पहला कौन थे? बीपी मेनन जी। दूसरा कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही वो माउंटबेटन है जो कि आपको आजादी के बाद जो है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन जी है। देखिए सरदार पटेल जी जिसका आपको जो है स्टेचू बनाया गया है कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद के आपको साबरमती नदी के किनारे, जो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा स्टेचू है, जिसको कि आपको क्या कहा जाता है? स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। जो इसका आपको ऊंचाई जो है ना लगभग 183 मीटर है। 183 मीटर है। ठीक है। और उसके बाद आपको आज़ादी के समय कितने देसी रियासत हुआ करते थे? 542 हुआ करते थे। उसमें सबसे बड़ा देसी रियासत कौन सा था? हैदराबाद था। सबसे छोटा कौन है? बिलवारी। क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा और छोटा दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि आज़ादी के समय कितने देसी रियासत थे? 542। और आपको सरदार पटेल जी कितने देसी रियासतों को जो है ना भारत में मिलाने का काम किए? 539 को मिलाने का काम किया। और इसके जन्म दिवस को लेकर कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो याद रखना आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। आइए थोड़ा सा उसको जो है ना रिवीजन करते हैं। आपको जो है ना फुल स्पीड में जो है ना इसका रिवीजन करते हैं, ताकि आप लोग भी इसको माइंड में बैठा लीजिए और एकदम में आपको बोलना है। पहले आपको हमने बताया लोकतंत्र के बारे में। हमने आपको बताया था किसके बारे में बताया था? लोकतंत्र के बारे में बताया। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस
क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोक होता है, क्रेसिया का अर्थ तो शासन होता है। यानी कि क्या, वैसा शासन जिसमें आम जन, अंतिम शक्ति का अंतिम स्रोत जो है ना कौन होता है, आम जनता होता है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है, स्विट्जरलैंड है, क्वेश्चन पूछा गया। और भारत किसका उदाहरण है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और किस देश के राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली है, यह बात किसने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। इस बात को याद रखना। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, आपको अगला चैप्टर में हमने आपको बताया संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। हमने आपको बताया कि नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाता है, नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आप बताइए किस बहुमत से किया जाता है, साधारण बहुमत से किया जाता है। विधानमंडल को इस पर विचार करने के लिए कितना समय दिया जाता है, 30 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो बताइए, और एक बात बताइए कि नए राज्यों के निर्माण को लेकर सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, संसद के पास। किसके पास, संसद के पास है। और सबसे कम शक्ति किसके पास है, ना के बराबर, राज्य के विधानमंडल के पास, राज्य के विधानमंडल के पास है। और उसके बाद आपको हमने क्या बताया, आपको दूसरा आपको अनुच्छेद के बारे में क्या बताया कि नए राज्यों का प्रवेश करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना या फिर उसके सीमा में परिवर्तन करना है, ये संबंधित सभी बातों का जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 2 देता है। अब आप बताइए, भारत में जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से आपको बताना है कि बिहार, आपको पश्चिम बंगाल का पहले विभाजन करके 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है ना बिहार और उड़ीसा का जो है ना अलग कर दिया गया। तो यह किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना आपको बिहार से किसको अलग कर दिया गया, उड़ीसा को। कब किया गया, 1 अप्रैल 1936 को। इस बात को याद रखना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना का कब निर्माण किया गया, 2 जून 2014 ईस्वी को, 2014 ईस्वी को। ये सब बात जो है ना अनुच्छेद 3 के तहत। वहीं आप बताइए कि झारखंड का निर्माण कब किया गया बिहार का विभाजन करके, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ का निर्माण कब किया गया, कब किया गया, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। किसका विभाजन करके, मध्य प्रदेश का। उत्तराखंड का निर्माण कब किया गया, कब, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। वहीं आपको कहा जाएगा तो फिर अरुणाचल प्रदेश का, उसका गठन किया गया 1987 में। उसके बाद गोवा को जो है ना आपको पूर्ण राज्य का दर्जा गया 1987 ईस्वी में दिया गया। वहीं आपको मणिपुर की बात कहा जाएगा, ठीक है, मणिपुर मिजोरम की बात कहा जाएगा 1972 ईस्वी में। नागालैंड की बात कहा जाएगा, इसका गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में किया गया। इस सब बात को याद रखना है, समझे ना। उसी तरह आपको गुजरात का 1960 ईस्वी में, सब राज्यों का अलग अलग जो है ना डेट में जो है इसका गठन किया गया। गठन संबंधी प्रावधान भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बताइए, मैसूर जो है ना आपको कर्नाटक का पहले नाम हुआ करता था क्या, मैसूर हुआ करता था। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, उसके बाद जो है ना जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जो है ना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। किस अनुच्छेद के तहत, 3 के तहत। दादर नगर हवेली दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत, 3 के तहत। किसके तहत, 3 के तहत। इस सब बात को याद रखना है, रिवीजन करा दिए, आपको याद रखना है, समझे ना। क्योंकि यहाँ से जितना आज हमने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन आप किसी भी से आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप एक बात जान लीजिए कि आने वाले कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको रिवीजन जरूर करें, एक शॉर्ट नोट्स बनाए, जैसे जैसे हम आपको बोलते जाते वैसे वैसे आप नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन करें, ताकि आपको अगर जहाँ एग्जाम आए तो उस टाइम आपको जो है ना रिवीजन करने में सहूलियत हो। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।